हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला मैं आपके साथ अपनी वीडियो ऑफ पार्ट 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। सो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी थी इस पार्ट में। प्रॉपर्टीज़ में आपको एक पहली बात जानना ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एंड नेगेटिव की वैल्यू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और कूलम्स क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें बताती है कि चार्ज आर एडिटिव। ठीक है ना, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है ना, इसका मतलब अगर मेरे को किसी चीज़ का टोटल चार्ज निकालना हो तो मैं इंडिविजुअल चार्जेस को प्लस करके टोटल चार्ज को निकाल सकता हूँ एल्जेब्रिकली। I want to say the total charge on a body is the algebraic sum of the individual charges। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल मान लेते अपनी तरफ से कोई भी। मैं एक कंडक्टर मान लेता हूँ जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं कहता हूँ एक पार्ट पे 2 कूलम का चार्ज है, दूसरे पे 3, तीसरे पे 4। अब मैं पूछता हूँ कि इस टोटल मतलब इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना होगा? आप क्या बोलोगे? सर 9 कूलम्स। क्यों? आपने इन तीनों इंडिविजुअल चार्जेस को प्लस किया और एक टोटल चार्ज निकाला। ठीक है, दैट इज द अलजेब्रिक सम एंड दिस शो दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि चार्ज जो है कंजर्व्ड है। ठीक है, चार्जेस आर कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना उन्हें क्रिएट किया जाता है ना उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान लेते एक ग्लास रॉड है। ठीक है ना, एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड पे थे 5 इलेक्ट्रॉन, वो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए किस पे? सिल्क क्लॉथ पे चले गए। सो ग्लास रॉड पे बन गया 5 पॉजिटिव का चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे बन गया 5 नेगेटिव का चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी जगह क्या आ जाएंगे? उतने ही प्रोटॉन्स, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो देखो टोटल चार्ज कितना हुआ? +5 -5 गिव राइज टू 0। मतलब ना कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ ना ही कोई नया चार्ज, मतलब कि ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। टोटल चार्ज पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। आई वॉन्ट टू से मतलब कोई चेंज नहीं आया है, मतलब कि उस पर 5 का ही चार्ज था, 6 का नहीं था ना। 5 था, 5 ही रहा। ठीक है, उधर से 5 उधर गया, जब उधर गया उधर तब भी 5 था, अभी भी 5 है। टोटल चार्ज तब भी 0 है, अभी भी 0 है। सर क्या मतलब टोटल चार्ज तब भी 0 था अभी भी 0 है? मतलब मान लो ना कि जब आपने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ, मतलब एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब किया, देन उस ग्लास रॉड से 6 मान लो, 7 मान लो, जितने मर्जी मान लो, उतने इलेक्ट्रॉन उठ के गए सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, अब उतने इलेक्ट्रॉन की जगह आ गए उतना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन गए सिल्क क्लॉथ पे तो 7 पॉजिटिव चार्ज ही उस पर क्रिएट होंगे। तो 7 पॉजिटिव और वो 7 नेगेटिव गिव राइज टू 0, मतलब ना ही कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ ना ही कोई नया चार्ज मतलब ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या था? 0 था। ये क्या बताता है? चार्जेस क्या है? कंजर्व्ड। ये कहने का मतलब है मेरा टोटल चार्ज तब भी 0 है अभी भी 0 है। समझ गए? अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक न्यूट्रॉन था, वो कन्वर्ट हो गया एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन की चार्ज क्या था? 0 था। जब वो तब्दील हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तब भी टोटल चार्ज क्या आया? 0 आया। मतलब कि जो चार्ज न्यूट्रॉन के टाइम पर था वो भी 0 था और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनने के बाद भी 0 था। मतलब ना ही कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ। जितना था उतना है, उतना ही रहेगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, करें अगली प्रॉपर्टी की। तो अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या? आप आगे 12th में क्वांटा जो कि PCM एंड PCB लेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दे विल गेट नो अबाउट अ थ्योरी नोन एज क्वांटाइजेशन थ्योरी, मतलब क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। आप इसके बारे में पढ़ोगे। अब देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास क्या है? चार्ज है, जो कि क्या है? विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन। क्या कहना चाहते हो सर? A charge object can have charge which is an integral multiple of the integral multiple मतलब n of the elementary charge और इलेक्ट्रॉन। क्या कहना चाहते हो सर?
कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले बता देता हूँ कि Q का मतलब चार्ज है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आप क्या लिख सकते हो, एलिमेंट्री चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ठीक है ना, एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास उतना चार्ज होगा विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री। मतलब कि आप मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा, मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर बना लिया मैंने, एक कंडक्टर के पास देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब मैंने आपको बोला इसका चार्ज कैलकुलेट कर दो। ठीक है। आप क्या करोगे, आप Q = NE का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। मतलब कि चार्ज ऑब्जेक्ट कैन हैव चार्ज। अब इसके ऊपर चार्ज पता करना है। पहले आप क्या करोगे, आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻⁻19 कूलम्स। मैंने प्लस का 1.6 इसलिए लिया है, क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। अगर आप उसको नेगेटिव लगा के ही चलना चाहते हो, मतलब कि जैसे लेते हैं, तो आप वैसे ले लो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। कोई चक्कर नहीं, वो भी सही है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो होगा इस कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। सो इसका मतलब कि अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन हैव चार्ज विच इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आप ये भी लिख सकते हो कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द क्वांटाइजेशन थ्योरी। ये है क्वांटाइजेशन थ्योरी। ठीक है। अगर आप ये क्वांटाइजेशन ब्रीफ पढ़ना चाहते हो, फिक्र मत करो, अभी आपको ये पढ़ने की इतनी ब्रीफ ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये क्वांटाइजेशन थ्योरी 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मतलब कि जब आप ये क्वांटाइजेशन थ्योरी है, आप ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी, चार्ज के चैप्टर में, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें पढ़ लोगे। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन थ्योरी आप जो ब्रीफली पढ़ोगे, आप चार्ज के चैप्टर में पहले वही पढ़ोगे। जब चार्ज वगैरह सब डिफाइन आपको समझा दी जाएंगी, तब आपको सबसे मतलब कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी मेनली मानी जाती है, क्वांटाइजेशन थ्योरी मानी जाती है, 2 नंबर की आ जाती है, 2-3 नंबर की। सो ये आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ लोगे। सो अभी के लिए आपको इसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सो इसी तरह मेरी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हो जाती है ख़त्म। ठीक है। चार्ज की आपको चारों प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपके 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। ठीक है। क्योंकि आपको अब चार्ज पता लग गया, तो अब आपको कूलम्स लॉ पता लगना ज़रूरी है। कूलम्स लॉ स्पेलिंग याद रखना, बड़े बच्चे इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं। मैं खुद के भी चेक कर रहा असलियत में। कूलम्स लॉ। ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ आपको ये बताता है, अब कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो फोर्स होती है किसमें, 2 स्मॉल चार्जेस के बीच में, द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस। ठीक है ना। फोर्स किसके बीच में 2 स्मॉल चार्जेस। ठीक है ना। किसमें? एट रेस्ट। किसकी बात की गई है? रेस्ट में। जो चार्जेस किसमें होंगे? रेस्ट में, उस की बात की गई है। ठीक है। इस द फोर्स बिटवीन द 2 स्मॉल चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि फोर्स जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। किसके? कितने? 2 चार्जेस के बीच में बात करता है कूलम्स लॉ। कितने? 2 चार्जेस के बीच में बात करता है कूलम्स लॉ। 2 चार्जेस के बीच में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ गए? कूलम्स लॉ स्टेट करता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन या फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस। अब फोर्स कौन सी हो सकती है चार्जेस के बीच में? लाइक रिपल्शन, अनलाइक अट्रैक्शन। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी लिख सकते हो, फोर्स भी लिख सकते हो। द फोर्स बिटवीन द 2 स्मॉल चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। यहाँ पे आर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है एंड स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कूलम्स लॉ 2 चार्जेस के बीच में बात करता है। कितने? 2 चार्जेस के बीच में। याद रखना, कूलम्स लॉ 2 चार्जेस के बीच में बात करता है, इसलिए Q1 Q2 आया। सो सर एट लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं कंबाइन करूँ 1 और 2 को, तो क्या बनेगा?
चलते हैं आगे। इफ आई विल कंबाइन द 1 and 2 आई विल गेट, लिख भी देते हैं, कंबाइन 1 and 2 वी गेट। अब देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिलेगा हमें, Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्स रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। सो अब मेरे को इसको इक्वल टू की फॉर्म ले लाना है। मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसे इक्वल टू की फॉर्म में लाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, ठीक है। हम F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मान लेते हैं और K को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शन, ठीक है। सो K की भी एक वैल्यू होती है जो आपको 12th क्लास में कूलम्स लॉ में सिखाई जाएगी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस टाइम हम K को 1/4πε0 मान लेंगे, लेकिन अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने के लिए मैंने बता दिया। आपको उस टाइम एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4πε0 क्या होता है और बहुत कुछ पता लगेगा, एप्सिलॉन क्या होता है ये भी पता लगेगा, लेकिन अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके 10th क्लास सिलेबस में है ही नहीं। आपको इधर तक याद रखना बेटे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इस तरह आपका कूलम्स लॉ खत्म हो गया, वरना तो आपको कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ये सब भी पढ़ाया जाएगा। अब आपको ये बात याद रखना कि मैंने उस टाइम क्या बोला था, इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्यों, फोर्स दो टाइप्स की होंगी, एक रिपल्शनल फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स। पॉजिटिव जो होगी फोर्स, ठीक है ना, मतलब कि मान लो कि जो दो अनलाइक फोर्स होंगी वो अट्रैक्ट करेंगी, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स देगी, और एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव जो लाइक चार्जेस होंगे हमेशा रिपल्शन की फोर्स देगी। तो इसलिए मैंने बोला अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। लेकिन किस में, रेस्ट में, याद रखना रेस्ट में प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दो चार्जेस की बात की गई है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस के। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी फोर्स कम होगी, मतलब कि जब चार्ज की जितनी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू होगी। जितनी कम डिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू। देखो समझो डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है। डायरेक्टली मतलब कि जितनी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू होगी, जितनी कम डिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा फोर्स की वैल्यू होगी। क्यों, इनवर्सली रिलेशन है ना। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स उतने ज़्यादा चार्ज की वैल्यू, ठीक है। समझ गए डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन वगैरह। अब आपको अगली जो चीज़ पता होनी चाहिए, पहले तो आप ये बताओ आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पता है। अब ये मत बोलना सर हम बच्चे नहीं हैं, तब भी पता है ना, क्योंकि कुछ होंगे जिनको सही में नहीं पता होगा। जो सब्सटेंस एलो कर दे चार्जेस को टू फ्लो इजली थ्रू देम, ठीक है ना, दे दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। और जो सब्सटेंस एलो नहीं करे चार्जेस को टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं, जो क्या करें, चार्ज को एलो करें अपने अंदर से पास होने के लिए, वो क्या होंगे, कंडक्टर्स। और जो चार्जेस को एलो नहीं करेंगे अपने अंदर से पास होने के लिए, वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर की एग्जांपल दे दो सर, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। इंसुलेटर की एग्जांपल दे दो सर, रबर, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से समझना, अब करंट आ गई है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किससे, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसकी बात की गई है, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है ना।
हम Q को क्या मान लेते हैं, हम Q को चार्ज मान लेते हैं, ठीक है ना, जो फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से इन टाइम t, किसमें, इन टाइम t। देन द करंट I इज गिवन बाय, देन द करंट I is given by I equals to Q by T, ठीक है, I equals to Q by T, मतलब कि जो करंट होती है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है, मतलब कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर सकता है उसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इट इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। हम यूनिट टाइम की बात लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, यूनिट टाइम को लेके चल रहे हैं। अब ये नहीं बोला सर सारे क्वेश्चनों में क्या जब हमें न्यूमेरिकल आएंगे यूनिट टाइम होगा, नहीं यूनिट टाइम नहीं होगा, उसके हिसाब से चार्ज की भी तो वैल्यू आएगी, जिस हिसाब का टाइम होगा उस हिसाब से चार्ज की वैल्यू आएगी, उस हिसाब की करंट होगी। मतलब कि मान लो ना 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, 2 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उसी के हिसाब से करंट की वैल्यू आएगी, 3 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, चार्ज पर टाइम के हिसाब से कैसी वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू आएगी, उस हिसाब से क्या करंट रही होगी। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं, मतलब कि हम इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, इसके ऐसा यूनिट को, ए जो होगा वो एम्पियर को शो करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साफ भी लिख देता हूँ कि जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज नहीं करंट है वो है एम्पियर, ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, ठीक है। अब एक बात जानना जरूरी है, अब बच्चों को बड़ा वो होता है कि यार मेरे को 1 एम्पियर याद नहीं करना, मेरे को 1 कूलम याद नहीं करना। 1 एम्पियर और 1 कूलम होता क्या है सर, यही नहीं बताता कोई टीचर इतने अच्छे से, हमें बस बोल देते हैं याद कर दो। देखो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज क्या होता है, सॉरी पहले करंट लेते हैं। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। मैं छोटा क्यू लेके चल रहा हूँ, आप बड़ा क्यू लगा लो, हमें से बड़ा लगाना चाहिए, बड़ा लगा लेते हैं, क्यू बाई टी, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि करंट क्या थी, 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या, चार्ज क्या था, 1 कूलम, टाइम क्या था, 1 सेकेंड। मतलब कि हम क्या मान के चल रहे हैं, चार्ज में हम मान के चल रहे हैं कि करंट, हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड्स, पीछे कुछ नहीं लगा हुआ कोई, मतलब कि 1 नहीं लगा, 2 नहीं लगा। हम क्या, जब कुछ लगा नहीं होता उसका क्या मतलब होता है, 1 ही है। हमने ए लिया, पीछे क्या होगा, 1 ही होगा यार, 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। सो मतलब कि जब हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे होंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दी चार्ज क्रॉसेस एन एरिया। एरिया माने यहाँ कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू दैट एरिया, मतलब कि जिस एरिया से वो पास कर रही होगी, इज 1 एम्पियर। क्या मुश्किल था इसमें, ऐसे याद रखना है। ए ऐसा यूनिट क्या है, ए चार्ज का, मतलब चार्ज का, सी टाइम का 1 सेकेंड, पीछे कुछ नहीं लगा, क्या आएगा 1 एम्पियर, 1 कूलम 1 सेकेंड। मतलब कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second, या if 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second then the current through that area is 1 ampere। क्या मुश्किल था, ऐसे याद कर लेते बंदे। अब वैसे चार्ज का, चार्ज में क्या मुश्किल है। अब कोई बोलेगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन कर दो, अब क्यू किसके बराबर होता है, आई इंटू टी के। कैसे सर, आई किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के। क्यू को इधर ही रहने दो, टी को ऊपर भेज दो, आई इंटू टी नहीं हो जाएगा, नीचे डिवाइड तो ऊपर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब इतना मैथ तो आना ही चाहिए, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज डिफाइन कर दो सर, आपने 1 एम्पियर समझा दिए, इतने अच्छे समझ आके क्या बताएं। अब देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज, अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, कुछ नहीं लगा, लगाओ 1 1 1 के हिसाब से सारे आ गए, ठीक है।
So 1 coulomb of charge is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of the current flows through it in 1 second. क्या मतलब? It is the quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. मतलब कि जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में फ्लो कर रही होगी, सो ये डैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज वो चार्ज है जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में फ्लो कर रही होगी. आपको वैसे नहीं समझ आ रहा, आपने ऊपर क्या पढ़ा? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड. सो 1 कूलम्ब किसके बराबर हुआ? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. क्या मतलब सर? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है विच फ्लो थ्रू अ सर्किट. जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगी तब 1 कूलम्ब का चार्ज होगा. हाँ, जब मैं 1 एम्पियर में बोल सकता हूँ कि मैं जब 1 एम्पियर डिफाइन करते हुए ये कह सकता हूँ कि करंट थ्रू अ कंडक्टर सेट टू बी 1 एम्पियर. अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में तो करंट क्या होगी? 1 एम्पियर. सो वैसे ही अगर 1 कूलम्ब का चार्ज होगा तो उस टाइम 1 एम्पियर ऑफ करंट किस में से फ्लो कर रही होगी? 1 सेकंड में फ्लो कर रही होगी, तभी तो चाहे 1 कूलम्ब हुआ. मतलब अगर आप एम्पियर को याद रख लोगे कूलम्ब अपने आप याद हो जाएगा. अगर आप कूलम्ब को याद रख लोगे एम्पियर अपने आप याद हो जाएगा. क्या मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था. जब 1 एम्पियर की करंट को डिफाइन कर रहे होंगे तो करंट थ्रू कंडक्टर इज 1 एम्पियर. जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में थ्रू दैट कंडक्टर, सो वही अगर हम बोलेंगे 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू अ सर्किट. जब 1 एम्पियर की करंट किस में से फ्लो, मतलब किस में, मतलब कि जब 1 एम्पियर ऑफ करंट कितने टाइम में फ्लो कर रही होगी? 1 सेकंड में फ्लो कर रही होगी. वही होगी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. चार्ज का ऐसा यूनिट क्यू, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. एक मिनट, सॉरी, चार्ज को तो नोट करते हैं क्यू से, तो ऐसा यूनिट तो कूलम्ब है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब्स. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब है. कूलम्ब को सी से डिनोट करती है. और करंट का डेट इज आई क्या है? एम्पियर ए. ठीक है, सॉरी टंग स्लिप हो गई थी, अब मैंने पक्का बता दिया ना. चलो, सो आई होप आपको चार्ज मतलब कि सॉरी इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया. सो अब आप नोट कर लो, मतलब कि एक नोट देता हूँ आपको, ये याद रख लेना कि जो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होगी, 1 मिली एम्पियर की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ एम्पियर. और 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू डेट इज माइक्रो एम्पियर को ऐसे डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर. ठीक है, पता लग गई? और याद रखना, भूलना नहीं, नोट है. पेपर में न्यूमेरिकल टाइप में अगर कभी डाल दिया 1 मिली एम्पियर दे दिया, आपको उसे एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, तब दिमाग में आएगा भाई एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करें. माइक्रो एम्पियर दिया होगा, अब एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करें, तब याद नहीं आना. तो 1 मिली एम्पियर मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है. ठीक है ना, 1 मिली एम्पियर को छोटा एम, बड़ा वाला ए एम्पियर को डिनोट कर रहा है. 10⁻³ एम्पियर तक की मतलब कि 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर्स होंगे. और एक माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर्स के बराबर होगा. अंदर माने की मतलब कि उसके बराबर, ये कहना चाह रहा. अब कंफ्यूज मत होना, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर्स के बराबर है और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर्स के बराबर है. अब मैंने मिली एम्पियर को ऐसे डिनोट कर दिया, माइक्रो एम्पियर को ऐसे डिनोट कर दिया. अगर आप नहीं करना चाहते इसको छोड़ो, कोई ऐसे साइन में सिंपली इतना भी याद रख लोगे ठीक है. वरना अगर आपको ये दोबारा साइन देखने हैं आप वीडियो को रिवाइंड कर लो. ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको एक शॉर्ट में ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की बुक से भेज दूंगा ताकि आपको सही में पता लगे कि मतलब कि अगर आप देखना चाहो कि बुक में कैसे दिया हुआ है, इसको नोट किया हुआ, मैं आपको बुक से भेज दूँगा, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, मतलब कुछ होंगे कि सोच रहे होंगे अब डिनोट भी याद रखने पड़ेंगे. सिंपली वैल्यू तो याद रख लो पहले, फिर डिनोटेशन वगैरह देख लेना.
वो तो आप ऑनलाइन सर्च भी करोगे गूगल में पेपर से 10 मिनट पहले भी, आप देखोगे ऐसे डिनोट करते हैं, वो भी तब भी याद रह जाएगा। वैल्यू तो याद रखनी है ना, वैल्यू के बिना क्या करोगे डिनोट याद रख के। डिनोशन, हाँ डिनोट कैसे, मतलब कि अगर उन्होंने लिखा होगा कि इतने एम्पियर ऑफ चार्ज हम तुम, मतलब कि इतने मिलियो एम्पियर ऑफ चार्ज दे रहे हैं, अब तुम इसमें से हमें करंट निकाल के दिखाओ, तब तुम्हें एम्पियर में लेनी हो वैल्यू, तब तुम क्या करोगे, मिली एम्पियर को यूज़ करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 639, ये एम्पियर में वैल्यू आ गई। I=Q/T टाइम दिया होगा चार्ज, मतलब कि क्या कहते हैं, सॉरी, अब तुम्हें चार्ज निकालना है, ठीक है, करंट बोल दिया, चार्ज निकालना है, Q=I/T, I/T करके जो टाइम दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारे चार्ज की वैल्यू कूलम में आ जाएगी। सॉरी बीच में बोलते टाइम थोड़ी गलती हो गई, आई वॉन्ट टू से करंट नहीं चार्ज, ओके। चार्ज Q=I/T होता है, हमें 10⁻⁹ एम्पियर निकाला जो कि करंट की वैल्यू है, इसका मतलब हमें क्या पूछा होगा, चार्ज पूछा होगा या टाइम पूछा होगा। चार्ज Q=I/T 10⁻⁹ जो टाइम दिया होगा उसके हिसाब से चार्ज की वैल्यू निकाल लें, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिली एम्पियर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ साइड पे, और माइक्रो एम्पियर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही टाइप में डिनोशन की हो, मतलब डिनोट किया होगा मैक्सिमली, वैसे पूछेंगे नहीं, इतना वो नहीं जाता बोर्ड वाले, लेकिन तब याद रखने में क्या जाता है, नहीं याद रखना नहीं रखो, तुम्हारी मर्जी है, वैसे याद तो रखना चाहिए हर चीज़ को। सो आगे चलते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी खींची हो गई है, तो हमें आज यहीं एंड कर देना चाहिए। सो आगे सर आप क्या पढ़ाओगे, हमें पहले ही बता दोगे ताकि हम थोड़ा बहुत पढ़ के भी रखें अपनी तरफ से। हाँ मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट बताना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बतानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेन चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना आपको अभी 1 वोल्ट क्या होता है, देन आपको सेल बताना है, वोल्ट मीटर एम मीटर बताऊंगा, फिर मैं आपको ओम्स लॉ, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब बताना है। उसके बाद आपको ये सब बताना है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, सीरीज़ बतानी है, पैरेलल बताना है। मैं आपको अगली वीडियो में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट समझाऊंगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल करंट समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊंगा, फिर 1 वोल्ट क्या होता है ये भी समझाऊंगा। उसी वीडियो में मैं सेल, बैटरी, रेजिस्टर, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी डिफाइन कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देन एट अदर वीडियो मैं एक ही टॉपिक उठाऊँगा, मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं उठाऊँगा, वो एक ही टॉपिक होगा वीडियो में, मतलब उस वीडियो में एक ही टॉपिक चलेगा सिर्फ ओम्स लॉ, फिर एक ही टॉपिक चलेगा सिर्फ रेजिस्टेंस, फिर एक ही टॉपिक चलेगा सिर्फ डेट इज सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज है एक या पैरेलल, दोनों अलग भी डाल सकता हूँ, एक में भी डाल सकता हूँ, रेजिस्टिविटी समझाऊँगा, फिर हीटिंग इफेक्ट और करंट की एक अलग वीडियो आएगी, ठीक है। इस तरह हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4, 5 या 6 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को हिट करें, दबाए बिना मत जाना। मेरी वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की होती है, प्लीज़ थोड़ा मेहनत जो मैंने की होती है उसको सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो में पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये म्यू है मैं थोड़ा गलत डिनोट कर दिया, पहले भी गलत कर दिया था थोड़ा, ये ऐसे है, मैं वही यहाँ पे बना के याद करने की कोशिश कर रहा, ये ऐसे है, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ से ऊपर देन यहाँ से ऐसे, मैंने गलत कर दिया, वहाँ लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा चक्कर पड़ गया। सो थैंक यू।